हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में परमाणु, अणु ये सब के बारे में देखा था। आज हम लोग परमाणु संरचना यानी कि परमाणु कैसा बना होता है, परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उस पर आज हम लोग बात करेंगे, जो कि आपको देखते देखते सारा याद हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। और दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। परमाणु संरचना यानी जो परमाणु का जो स्ट्रक्चर होता है उससे संबंधित सबसे पहले जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में परमाणु का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादन किया था। कितना में? 1803 ईस्वी में, यानी 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही उन्होंने एक परमाणु का सिद्धांत दिया था, जो कि फर्स्ट परमाणु का थ्योरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने इस सिद्धांत में बताया था कि परमाणु जो है सो अविभाज्य होता है। डाल्टन ने क्या बताया था कि परमाणु सबसे छोटा कण है, इसको और कण में विभाजित नहीं कर सकते हैं। और यही थ्योरी जो 1803 ईस्वी में जो दिया गया था डाल्टन के द्वारा, यही थ्योरी पूरी 19वीं शताब्दी तक चला। और 19वीं शताब्दी के अंत में यह प्रमाणित हुआ कि परमाणु को भी हम लोग छोटे छोटे कण में बांट सकते हैं। यानी परमाणु भी ये जो है वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल यानी मौलिक कण कहते हैं। आया समझ में? जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में बताया था कि परमाणु अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य है, हम लोग परमाणु को और सूक्ष्म कणों में नहीं तोड़ सकते हैं, जो कि 100 साल तक चलता रहा यही सिद्धांत। लेकिन 19वीं शताब्दी के लास्ट में कुछ नए आविष्कार हुए, कुछ नए खोज हुए, उसमें पता चला कि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है, और परमाणु जो है वो भी कुछ कणों से मिलकर के बना हुआ है, जिसको मौलिक कण कहते हैं, यानी फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। और ये जो मौलिक कण है वो प्रमुख 3 है, उसमें से इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मुख्य रूप से 3 मौलिक कण होता है जिससे मिलकर के परमाणु बना हुआ होता है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसे पॉजिट्रॉन, पाइमेसॉन ये सब भी होता है, लेकिन प्रमुख कौन कौन है? 3 है, जिससे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग देखेंगे परमाणु क्या है। परमाणु यानी एटम क्या होता है कि वह सूक्ष्मतम कण, परमाणु जो है से वह सूक्ष्मतम कण है, यानी वह छोटा से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। किसी भी तत्व का जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें कौन भाग लेता है? तो उस तत्व का परमाणु ही भाग लेता है। किसी भी तत्व का जो रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उस तत्व का परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और परमाणु जो है सो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे हाइड्रोजन गैस है, इसका H2 एक अणु हो गया और इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु होता है। कभी भी आप अलग से एक हाइड्रोजन परमाणु को नहीं रख सकते हैं, वह रहेगा तो हमेशा H2 के फॉर्म में ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। यानी वह सूक्ष्मतम कण परमाणु क्या है कि परमाणु वह छोटा से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अब अणु क्या है? अणु यानी मॉलिक्यूल रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। परमाणु था रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा था, और अणु जो होता है वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है और यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता था, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता था, लेकिन अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है।
अब हम लोग जो परमाणु के जो मुख्य मौलिक कण जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है सो इसका खोज जे थॉमसन किसने किया था? एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। और इस पर इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है, यानी -1 आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? इकाई ऋण आवेश, यानी इकाई नेगेटिव चार्ज होता है। इस पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। इसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg, किलोग्राम। अगर ग्राम में पूछ दिया तो हम लोग क्या करेंगे? अगर हमको ये याद है कि 9.1 × 10⁻31 kg होता है, तो जैसे ही आपको अगर ग्राम में पूछ दे तो क्या कर लेंगे हम लोग? 1000 से इसमें गुना कर देंगे। 1000 से गुना करने का मतलब हो गया कि 10⁻3 से गुना कर देंगे। और 10⁻3 से गुना करेंगे तो इसमें 3 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -28 ग्राम। 9.1 × 10⁻28 ग्राम। जैसे 3 जुड़ेगा तो -28 हो जाएगा, जो कि ग्राम में आ जाएगा। तो आप लोग को द्रव्यमान में ग्राम में पूछे या किलोग्राम में पूछे, आपका आंसर सही होना चाहिए। अब आवेश इस पर कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। ये क्या है? C मतलब कूलम्ब। तो आवेश आप याद रखेंगे कि -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। अब हम लोग देखेंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। और इस पर इकाई धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर था इकाई ऋण आवेश, इस पर इकाई धनावेश, यानी ये नेगेटिव चार्ज था तो ये होता है पॉजिटिव चार्ज। और इसका द्रव्यमान जो होता है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। और वह होता कितना है? तो 1.672 × 10⁻27 kg। 1.672 × 10⁻27 kg। इसको भी अगर ग्राम में पूछे तो आप 1000 से गुना करेंगे तो इसमें 3 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा -24 ग्राम। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का कितना होता है? 1840 गुना होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में अगर हम 1840 से गुना कर देंगे तो हमको प्रोटॉन का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना है प्रोटॉन का द्रव्यमान। और इस पर आवेश कितना होता है? इस पर तो पॉजिटिव आवेश होता है, यानी +1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो सेम होता है, खाली उसका क्या होता है कि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। इतना आप याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वही प्रोटॉन का भी आवेश है, खाली यहाँ पर क्या है कि ये नेगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव है। अब तीसरे नंबर पे न्यूट्रॉन आता है। इसका खोज जेम्स चैडविक ने किया था और आवेश इसका होता है, यह उदासीन होता है। इस पर कोई आवेश होता ही नहीं है, इसमें कुछ याद रखने का जरूरत ही नहीं है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं कि न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है। आपको ये दे देगा आंसर में, ये दे देगा आंसर में, एक और आंसर दे देगा और लास्ट में देगा इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब देखते हैं इसका द्रव्यमान कितना होता है। इसका द्रव्यमान 1.675 × 10⁻27 kg, जो कि प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान में क्या था कि 672 था और इसमें 675 है, यानी थोड़ा सा प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, लगभग बराबर मान सकते हैं इसको। अब हम लोग एक ट्रिक देखेंगे जिससे कि आपको जो प्रोटॉन का खोज कौन किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, ये आपको आसानी से याद रहेगा। आपको बार बार कन्फ्यूजन होता होगा, कहीं भी एग्जाम में पूछ दे तो आप कन्फ्यूज हो जाते होंगे कि अब किसका खोज कौन किया था। तो एक ट्रिक है डी गोप चेन। क्या है ट्रिक है डी गोप चेन। ई मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का कौन किया था? TH से थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? ई से इलेक्ट्रॉन, और इसका खोज कौन किया था? थॉमसन। P से प्रोटॉन, इसका खोज कौन किया था? GO से गोल्डस्टीन। और N से न्यूट्रॉन, इसका खोज कौन किया था? तो CHE से चैडविक।
समझ में आ गया आपको? डी गोपचेन याद रहेगा, डी गोपचेन। यहाँ पर ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, टीएच मतलब थॉमसन, पी मतलब प्रोटॉन, जीओ मतलब गोल्डस्टीन, और एन मतलब न्यूट्रॉन, और सीएच मतलब चैडविक। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको यह ट्रिक बहुत आसानी से याद रहेगा और आप बहुत ही आसानी से इसको एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि रदरफोर्ड, एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, उन्होंने परमाणु का जो संरचना है, एटम का जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में एक सिद्धांत दिया था जिसको हम लोग रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत कहते हैं। तो वह सिद्धांत क्या है उस पर हम लोग अब बात करते हैं। तो रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत, तो 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने परमाणु के आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाया। 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने परमाणु के आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाया। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1803 ईस्वी में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, जो कि 19वीं शताब्दी के अंत तक यह प्रमाणित हो पाया कि परमाणु मौलिक कण से मिलकर बना होता है। तो यानी 19वीं शताब्दी के अंत, कहने का मतलब है कि 1900 के आसपास का, यानी 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने जो सिद्धांत दिया था परमाणु के आंतरिक संरचना के बारे में, उसके बारे में जो पता लगाया था, उसी को वो जो थे रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग कहलाता है। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग करके उन्होंने रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत दिया था। रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन का प्रयोग कर करके रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत दिया था 1911 ईस्वी में। क्या चीज़ करने के लिए? तो परमाणु के आंतरिक संरचना का पता लगाने के लिए। रदरफोर्ड ने थॉमसन द्वारा दिए गए सिद्धांत को गलत साबित किया। रदरफोर्ड से पहले एक और साइंटिस्ट थे थॉमसन, उन्होंने परमाणु का जो सिद्धांत दिया था उसको रदरफोर्ड ने गलत साबित किया था, और उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था रदरफोर्ड ने, जिसको रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत कहते हैं, और उन्होंने प्रकीर्णन का प्रयोग करके यह सिद्धांत दिया था। अब उनका प्रयोग क्या था उसको हम लोग देखते हैं। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक परमाणु लिया था और उस पर अल्फा कण प्रहार कराया था। ठीक है, अल्फा कण उस पर प्रहार किया था, और उन्होंने देखा था कि जो अल्फा कण परमाणु के साइड से निकल रहे हैं वो सीधे निकल जाते हैं उस पर। जो थोड़ा सा अंदर आ रहे हैं वो हल्का सा विक्षेपित हो रहे हैं, और जो थोड़ा सा और अंदर आ रहे हैं वो ज़्यादा विक्षेपित हो रहे हैं। और जो परमाणु के बीचों बीच जा रहे हैं, अल्फा कण जा रहे हैं टकरा करके, जैसे जा रहे हैं टकरा करके वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं टकरा करके वापस आ रहे हैं, उसी तरीके से इधर भी हो रहा है। यानी इन्होंने बताया था कि अल्फा कण तो धनावेशित कण होता है, और धनावेश को एक जगह ले जाएंगे तो दोनों क्या होता है, विकर्षित होता है, दोनों एक दूसरे से दूर भागता है। यानी इन्होंने पता लगाया कि जैसे ही हम परमाणु के बीच से धनावेशित कण प्रहार करते हैं तो वह वापस आ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि परमाणु के बीच में कोई धनावेशित कण पहले से मौजूद है, जिससे कि यह धनावेशित कण में विक्षेपित हुआ था, दूर भागा था। तो इन्होंने बताया था कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जो कि धनावेशित होता है। अब रदरफोर्ड के सिद्धांत की जो प्रमुख बातें थी उसको हम लोग देखेंगे। उन्होंने बताया था कि धनावेशित केंद्र इलेक्ट्रॉन से घिरा रहता है। धनावेशित केंद्र जो है, ये जो धनावेशित केंद्र है, जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो नाभिक है, वह इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन से घिरा रहता है, इसे नाभिक कहते हैं। ये जो प्लस पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। जो छोटा होने के बावजूद भारी होता है। पूरा परमाणु बड़ा है लेकिन नाभिक कितना है, छोटा है, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी सारा परमाणु का सारा भार यहीं पर केंद्रित होता है। परमाणु के अंदर अधिकांश भाग खाली होता है। जो परमाणु के अंदर में जो है, परमाणु के अंदर में अधिकांश भाग खाली होता है, जिसमें कुछ नहीं होता है। परमाणु गोलीय होता है। ये भी उन्होंने बताया था कि परमाणु क्या होता है, गोल होता है। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। नाभिक का जो आकार है, इस नाभिक का आकार यानी न्यूक्लियस का जो साइज है वो परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अनवरत चक्कर लगाता है, जिससे परमाणु में अस्थायित्व आता है। उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है सो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है,
और दोस्तों मैंने आपको फिजिक्स में बताया था, जहाँ पर मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई पिंड जो है सो किसी केंद्र के चारों ओर घूमती है तो एक बल अंदर की तरफ काम करता है और एक बल बाहर की तरफ काम करता है। अंदर वाले बल को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल, और जो बाहर लगता है उसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल। उसको क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। और ये जो अगर इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक है, नाभिक का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो दोनों को, ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया, दोनों विपरीत चार्ज हो गया तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो अगर यह घूमेगा नहीं तो ये तो नाभिक में घुस जाएगा जाकर के, क्योंकि आकर्षित कर रहा है दोनों को। लेकिन घूमने के कारण ये इस पर अपकेंद्री बल बाहर की तरफ लगता है, जो अंदर वाले बल के बराबर हो जाता है और यह स्थायित्व प्रदान करता है परमाणु को। समझ में आ गया दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अनवरत चक्कर लगाता है, जिससे परमाणु में स्थायित्व आता है। अब इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसके कुछ दोष भी है, यानी उसके कुछ कमियां भी हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। स्थायित्व की सही व्याख्या नहीं कर पाया। उन्होंने ये जो बताया था इसकी सही व्याख्या उन्होंने नहीं कर पाया। उन्होंने ये जो स्थायित्व का जो सिद्धांत दिया था कि कैसे परमाणु अस्थायी रहता है, उसकी सही व्याख्या उन्होंने नहीं किया था। यह साबित नहीं कर पाया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं या जहां तहां घूमते रहते हैं। ये जो अगर ये जो परमाणु है और ये नाभिक है, इस इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है तो ये निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है या इधर उधर कहीं के घूमते रहता है। ये इन्होंने नहीं बताया था कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है नाभिक के चारों और वह एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है या यत्र तत्र घूमता रहता है। तत्व के परमाणु से प्राप्त वर्णपट यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रा स्पष्ट रेखाएं होती है। ये जो परमाणु जो होता है, परमाणु से एक विकिरण निकलता रहता है जो कि एक स्पष्ट रेखा के रूप में बाहर आता है। ठीक है, स्पष्ट रेखा के रूप में बाहर आता है, जो बताती है कि परमाणु से उत्सर्जित विकिरण सतत होती है। परमाणु से जो विकिरण उत्पन्न होता है वह एक कंटिन्यूअस रहता है, न कम न ज़्यादा नहीं होता है, एकदम बराबर मात्रा में निकलता रहता है, जिसे रदरफोर्ड ने व्याख्या नहीं कर पाया था। तो आपने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा, परमाणु संरचना का पहला पार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। या आप कोई भी एग्जाम देते हो, परमाणु संरचना से ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप लोग इसको एक दो बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट वीडियो का ले सकते हैं और आप इसको नोट भी कर सकते हैं नोटबुक में, जो कि आपके एग्जाम के समय रिवाइज करने के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमसे पहली बार जुड़े हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है नीरज सिंह और मैं अभी स्टेशन मास्टर के पद पर वेस्टर्न रेलवे में कार्यरत हूँ। तो दोस्तों, फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।